जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग गोली दर्पण पढ़ते हैं। ठीक, गोली दर्पण क्या होता है? कोई भी खोखला गोला है, कोई ग्लास का खोखला एक गोला है, स्फेरिकल हेलो स्फेयर है, और इसको हम काट देते हैं। इस तरह से हम इसको काट देते हैं। ये क्या है? कांच का गोला है। ठीक, एक कांच का गोला था मान लो, इस तरह से हम इसको काट दिए। इस तरह से जब इसको काट देंगे आप, तो देखो होगा क्या, ये दो गोली टुकड़े मिल जाएंगे। कैसे टुकड़े हैं? गोली टुकड़े, समतल तो नहीं है, गोली टुकड़े हैं। अब इसके एक तरफ अगर आप कलई कर देते हो, ये देखो एक कलई कर दे रहे हैं एक तरफ, तो दूसरा तल क्या हो जाएगा? इसका चिकना हो जाएगा। इस तरफ क्या कर दे रहे हैं? कलई कर दे रहे हैं, तो दूसरा तल इसका क्या हो जाएगा? चिकना। सर अंदर कलई किए तो बाहर की तरफ चिकना हो गया, इधर बाहर कलई किए तो अंदर की तरफ चिकना हो गया, ये ना। अच्छा, तो होगा क्या, चिकने तल पे कोई किरण गिरेगी इस तरह से, और यहाँ से टकरा के इस तरह से लौट जाएगी। अब आप हमको कह सकते हैं सर ये नीचे ही क्यों लौट रही है? जगह तो ऊपर भी है, ऊपर भी जा सकती है। क्या सर नीचे ऐसे यहाँ किरण आए तो भी नीचे जाएगी? नहीं, वहाँ जाएगी तो नीचे नहीं आएगी, यहाँ आएगी तो ऊपर जाएगी। ठीक, वो क्यों हो रहा है? परावर्तन के नियम से हो रहा है। आगे वीडियो में हम इसे बताएंगे कि नीचे ही क्यों आई, ऊपर जगह था क्यों नहीं गई। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कोई किरण आई तो यहाँ ये कहाँ जाएगी? सर ये ऊपर जाएगी। ये तो गलत बात है सर, इसमें ये ऊपर चली गई, इसमें ये नीचे चली गई, ऐसा क्यों हुआ? तो आगे वीडियो में ये सब चर्चा हम करेंगे कि ये ऊपर क्यों गई और ये नीचे क्यों आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलो हम अभी बताते हैं कि कौन सा दर्पण है। देखो ये चिकना तल है, चिकना तल जहाँ से किरण लौट रही है, इसको परावर्तक तल कहते हैं। क्यों? क्योंकि किरणों का परावर्तन इस तल से हो रहा है, इसलिए परावर्तक तल। तो जिसका परावर्तक तल, चिकने तल से आईना देखते हो, जिसका परावर्तक तल दबा है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक तल दबा है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जिसका चिकना तल अर्थात परावर्तक तल, जिस तल से किरण परावर्तित हो रही है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। चिकना तल अर्थात परावर्तक तल जिसका उठा हुआ है, उभरा हुआ है, उसे कहते हैं उत्तल तल, उत्तल दर्पण। उत्तल माने उठा हुआ तल, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब परिभाषा अगर कहा जाए, इसका परिभाषा बताइए, तो वे गोली दर्पण जिनके उठे हुए तल पर कलई होती है तथा दबे हुए तल से किरणों का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। और वे गोली दर्पण, इसमें देखो, वे गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई होती है तथा उठे हुए तल से किरणों का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? अपसारी होता है। अब इसे अभिसारी क्यों कहते हैं, इसे अपसारी क्यों कहते हैं, इसको भी हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और साथ में ये भी समझेंगे कि ये किरण नीचे ही क्यों आई और ये किरण ऊपर ही क्यों गई। ठीक, क्या और कहीं से किरण ले जाएंगे तो ऐसा होगा, ये भी हम समझेंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, पूरा डेफिनेशन हो गया, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का डेफिनेशन हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिखने में आपको समय लगता इसलिए हम इसको लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो हम समझाए थे यहाँ लिख दिए हैं। फिर हम आगे बताते हैं कि अवतल दर्पण अभिसारी क्यों होता है। यहाँ ध्यान देना लिखा है अभिसारी, और यहाँ ध्यान देना लिखा है अपसारी। तो ये अवतल दर्पण अभिसारी क्यों होता है, उत्तल दर्पण अपसारी क्यों होता है, ये समझेंगे। और साथ में ये समझेंगे कि ऊपर क्यों गई और नीचे क्यों आई किरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाया जाएगा। ठीक, ओके, ले लिए होंगे शायद रोक के। फिर हम हटाते हैं। अब समझिएगा थोड़ा अभिसारी किरण और अपसारी किरण, फिर पता चल जाएगा कि अवतल दर्पण अभिसारी क्यों होता है, उत्तल दर्पण अपसारी क्यों होता है। पहले उसके समझिए अभिसारी किरण। अभिसारी किरण कौन होता है? अभिसारी
किरण, अभिसारी किरण। तो ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु की ओर जाने वाली किरणें, किसी बिंदु की ओर जाने वाली किरणें या किसी बिंदु पर मिलने वाली किरणें अभिसारी किरणें कहलाती हैं। ये किसी बिंदु पर मिल रही है, किसी बिंदु की ओर जाने वाली या किसी बिंदु पर मिलने वाली किरणें अभिसारी किरणें कहलाती हैं। अभिसारी किरणें की परिभाषा क्या है? किसी बिंदु पर मिलने वाली या किसी बिंदु की ओर जाने वाली किरणें अभिसारी किरणें कहलाती हैं, या ऐसे बोल सकते हो सिकुड़ने वाली किरणें अभिसारी किरणें कहलाती हैं। ये देखो, इस बिंदु पर एक किरण मिल रही है, इस बिंदु पर एक किरण मिल रही है, ठीक। ये किरणें क्या है? किसी बिंदु पर मिल रही हैं, इसलिए ये क्या हो गई? अभिसारी। सर अपसारी क्या होगा? अपसारी, अपसारी किरणें क्या होती हैं? तो आइए अपसारी किरणें देख लें। किसी बिंदु से दूर जाने वाली, किसी बिंदु से दूर जाने वाली, या कह सकते हो फैलने वाली किरणें। किसी बिंदु से दूर जाने वाली या फैलने वाली किरणें क्या कहलाती हैं? अपसारी किरणें। देखो, ये इस बिंदु से दूर जा रही है, तीर देखो इस बिंदु से दूर जा रही है या फैल रही है, तो फैलने वाली किरणें अपसारी किरणें होती हैं। सिकुड़ने वाली किरणें क्या होती हैं? अभिसारी किरणें होती हैं। अभिसारी का मतलब सिकुड़ना, अपसारी का मतलब फैलना, बस, ठीक है। तो किसी डिफिनेशन अगर बात करें तो किसी बिंदु से दूर जाने वाली, किसी बिंदु से दूर जाने वाली, इधर भी देख लो, किसी बिंदु से दूर जाने वाली या फैलने वाली किरणें अपसारी किरणें कहलाती हैं। किसी बिंदु की ओर आने वाली या सिकुड़ने वाली किरणें अभिसारी किरणें कहलाती हैं। अभिसारी, अभि मतलब होता है ओर और अप मतलब होता है दूर। अभिसारी किसी बिंदु की ओर आने वाली, अपसारी किसी बिंदु से दूर जाने वाली। तो इसका मतलब है ये अभिसारी किरण है। अगर कोई दर्पण ऐसी किरण बनाएगा उसे हम अभिसारी दर्पण कहेंगे। अगर कोई लेंस ऐसी किरण बनाएगा तो उसे हम अभिसारी लेंस कहेंगे। अगर कोई मशीन ऐसी किरण बनाएगा उसे अभिसारी मशीन कहेंगे। कोई दर्पण ऐसी किरण बनाएगा तो उसे अपसारी दर्पण कहेंगे। कोई लेंस ऐसी किरण बनाएगा तो उसे अपसारी लेंस कहेंगे। कोई मशीन ऐसी किरण बनाएगा तो उसे अपसारी मशीन कहेंगे, ठीक। अभिसारी अपसारी का मतलब कुछ नहीं, जो अपसारी किरण बनाए वो अपसारी हो जाएगा, जो अपसारी किरण बनाएगा वो अपसारी हो जाएगा, और जो अभिसारी किरण बनाएगा वो अभिसारी हो जाएगा। अर्थात जो किरण को सिकोड़ रहा है वो अभिसारी कहलाएगा, जो किरण को फैला रहा है वो अपसारी कहलाएगा। तो चलो चेक करते हैं। ये कौन सा है? सर ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, ये किसी न किसी गोले से, ऐसे गोले से काट के बनाया गया होगा, ठीक, ऐसे गोले से काट के बनाया होगा। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सेंटर क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि ये गोले के केंद्र से ही आपतन बिंदु को मिलाओगे तो वह रेखा अभिलंब होती है, और अभिलंब खींचना जरूरी होता है किरण को लौटाने के लिए। किरण को लौटाने के लिए अभिलंब खींचेंगे तभी पता चलेगा आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आती है, लौटने वाली किरण भी अभिलंब के साथ ठीक उतने कोण बनाते हुए जाती है, ठीक। तो ले आओ एक किरण, एक समांतर ले आए। सर समांतर किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत से। समांतर किरणें कैसी आती हैं? अनंत से। ये देखो, ये किरण आ गई, ये दो किरणें हैं, आ गई, यहाँ गिर गई, यहाँ गिर गई। तो बताओ, यहाँ गिर गई तो आपतन बिंदु मिला। आपतित किरण जहाँ गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु को सी से मिला दो, आपतन बिंदु को सी से मिला दो। बाद में बताएंगे इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु को मिला दोगे तो यह रेखा अभिलंब हो जाएगी। तो यह रेखा इस बिंदु पर अभिलंब हो गई। फिर आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तन का नियम पढ़े होंगे, जाने वाली किरण भी अभिलंब के साथ ठीक उतने कोण बनाती है। ये लौट गई। फिर चलो इस पर अभिलंब खींचें, क्योंकि इसे भी तो लौटाना है, ये भी तो आपतित किरण है, यहाँ गिरी है, इसे भी लौटाओ, अभिलंब खींचो, ठीक। ये जितना कोण बनाते हुए आ रही है उतने कोण बनाते हुए ये भी लौट जाएगी। लौट गई, लौट गई। ये कहीं जाके काट रही हैं। अब ज़रा देखो ये सीन, ये देखो, दिस, ये किरण देखो, देखो हो गया ना। पहले कैसा था? समांतर था। अगर ये दर्पण होता सीधे समांतर चली जाती किरण, लेकिन इस दर्पण ने क्या किया? इसे देखो सिकोड़ दिया, सिकोड़ दिया ना, इसलिए सिकोड़ने वाला दर्पण है, इसीलिए इसे कहते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और साथ में एक बात और आपको पता चली होगी, एक बात और पता चली होगी कि ये किरण नीचे क्यों आती है? क्योंकि सी से हम खींचते हैं अभिलंब, फिर आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, अभिलंब के साथ ठीक उतने कोण बनाते हुए जाएगी, तो नीचे में ही आना पड़ेगा उसे। लेकिन नीचे अगर जा रही है, सी के नीचे से कोई किरण जा रही है, सोच कर देखो यहाँ गिरी, तो सी से फिर अभिलंब खींचेंगे उस बिंदु पर, तो फिर जितना कोण बनाते हुए अभिलंब के साथ वो किरण आ रही है उतने कोण बनाते हुए जाएगी, तो किधर जाएगी? ऊपर जाएगी। बात समझ में आया?
तो क्यों नीचे किरण आती है, क्यों ऊपर किरण जाती है, ये भी पता चल गया। अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आएगी उतने कोण बनाते हुए जाएगी, I बराबर R आपने पढ़ा होगा, मैंने पहला लेक्चर ही है, आप देख सकते हैं पीछे जाके। ठीक, तो परावर्तन का नियम फॉलो कर रही है, मनमानी नहीं लौटा देंगे, चाहे जहाँ से लौटा दें, ध्यान दीजिएगा। चलो यहाँ देखते हैं एक क्यों अपसारी कहा जाता है, इसे ये भी देख लो। अपसारी क्यों है, अपसारी क्यों है। अब एक गोली दर्पण दिख रहा है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो ये बताओ, ये ऐसे गोले से काट के बना होगा, ऐसे गोले से काट के बना होगा, बताओ ऐसा गोला कौन सा धरती पे है भाई, गोला तो ऐसा होगा सर, अरे गोला बन, मान लो कुछ ऐसा गोला रहा होगा, ऐसा गोला, तो इसका सेंटर तो इधर आएगा, गोले का केंद्र होना चाहिए ना, सेंटर तो उधर जाएगा। जब सेंटर उधर जाएगा तो कोई किरण इस तरह से आई, क्योंकि चिकने तल पे ही किरण गिरना है, किरण को तो किरण को कहाँ गिरना है, चिकने तल पर ही, क्योंकि हम चिकने तल से ही चेहरा देखें, खुरदरे तल पर नहीं गिरना है। अब ये बिंदु क्या हो गया, जहाँ किरण गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर लंब खींचो, सी से मिला दो तो वो अभिलंब हो जाएगा, आपतन बिंदु पर लंब हो गया, तो यह रेखा क्या हो गई, अभिलंब। अब आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, जाने वाली भी उतना ही कोण बनाएगी, तो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, देख लो ऊपर जाएगी सर। अब इस पर भी अभिलंब खींचो, इस पर भी अभिलंब खींचो, फिर आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, लौटने वाली भी उतने कोण बनाएगी, नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, आप समझ लो कहाँ जाएगी, आप खुद देख लो। आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, लौटने वाली भी उतने कोण बनाती है। ये बात आपको 100% पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ही बता दिया था। अगर आपको नहीं पता है तो पहला लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन, तभी बातें समझ में आएंगी। ठीक, एक इधर चली गई, एक इधर चली आई। अब आगे तो काटना नहीं है, पीछे बढ़ाओ, किसको, परावर्तित को, परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाओ। आपको लग रहा है ना कि फैल रही है, देख लो ये सीन कुछ आ रहा होगा, देखो ऐसे ऐसे फैल रहा है, अर्थात अब देखो दोनों, देखो एक मुझे देखो इसको साथ में, ये देखो ऐसे किरण गई, सामने कौन है, अवतल दर्पण, इसने क्या किया, उसे सिकोड़ दिया। फिर आगे बढ़ाओ, ऐसे किरण गई, सामने कौन है, उत्तल दर्पण, उसने क्या किया, फैला दिया। ये फैला रहा है इसलिए, और नियम से फैला रहा है, मनमानी नहीं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अपसारी दर्पण। अपसारी मतलब अपने भाषा में कहें तो फैलाने वाला दर्पण, क्योंकि यह किरणों को फैलाता है इसलिए अपसारी है, और ये किरणों को सिकोड़ता है इसलिए अभिसारी है। और सिकोड़ने का कारण क्या है, मनमानी नहीं है, I बराबर R, I बराबर R। एक किरणों को फैलाता क्या है, इसमें भी कोई कारण है, I बराबर R, परावर्तन लगता है, मनमानी नहीं करता। ठीक है, हाँ ध्यान देना। और दर्पण बोल रहा हूँ, अभिसारी दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और वो कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ध्यान से समझना बात को, हम दर्पण पढ़ा रहे हैं। अब लेंस का भूत ना सवार हो जाए आपको, लेंस में अवतल लेंस अलग चीज़ है, अवतल लेंस अपसारी हो जाएगा, उस कैटेगरी में चला जाएगा। ये है लेंस का भूत ना सवार हो जाए, ये लेंस है अवतल जो अपसारी होगा, और इसमें उत्तल लेंस अपसारी हो जाएगा, नाम उल्टा हो जाएगा। ध्यान देना, नाम उल्टा हो जाएगा, लेंस में अलग चीज़ है, लेंस में अलग चीज़ है, तो लेंस के चक्कर में ना पड़िएगा। लेंस में भी कारण तो यही है, उत्तल लेंस सिकोड़ेगा इसलिए अभिसारी है। मैं चित्र से दिखा दूं, अगर तुम्हें थोड़ा सा हैंड कर दूं, तो उत्तल लेंस ऐसे करता है, किरणों को सिकोड़ता है, इस तरह से बनाता है, इसलिए अभिसारी है। और अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस इस तरह से बनाता है। जब लेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे, क्रम से पढ़ो, आराम से, धैर्य से। पूरा हमारी आदत है कि सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन नोन एज साइंस। ठीक, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। ठीक, तो कहने का मतलब फिजिक्स भी विज्ञान का ही ब्रांच है। तो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने के आदी हैं। हम एक तरफ से पढ़ाएंगे पूरा, और टोटल पढ़ाएंगे। ठीक, कंप्लीट एकदम आराम से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए। धीरे धीरे अगर पूरा लेक्चर आप देखेंगे तो 100% आप कंफर्म हो जाएगा, और लाइट आप स्टूडेंट ना रह के टीचर बन जाएंगे, ये भी ध्यान दीजिए। इतना कंफर्म हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन देखेंगे तब, अब आधा 5 मिनट देख के भाग जाते हैं तो उससे क्या कंफर्म होगा। कॉमेडी वीडियो नहीं है ना, पढ़ाई वाला वीडियो है। चलिए, अब समझ गए होंगे क्यों अभिसारी कहते हैं, क्यों अपसारी। अगर कोई इस तरह से बना रहा है, देखो, और इसमें ये वाला देखो यहाँ दिख रहा है,
तो अभिसारी सिकोड़ रहे हैं इसलिए अभिसारी। उत्तल लेंस भी अभिसारी है। ये क्या है? ये उत्तल लेंस है। हाँ, आगे पढ़ोगे नहीं तो पता चला कि आप कहो क्या लिख दिए। और ये क्या है? ये अवतल लेंस है। लेंस अलग है, दर्पण अलग है, पहचान एकदम। लेंस अलग है, दर्पण अलग। दर्पणों में अवतल दर्पण अभिसारी होता है, लेंसों में उत्तल लेंस अभिसारी होता है। दर्पणों में उत्तल दर्पण अपसारी होता है, लेंसों में अवतल लेंस अपसारी होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से ले लिए होंगे रोक के। चलो अब हेडिंग बनाएंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु। नंबर 1, ध्रुव, पोल। ये ध्रुव क्या होता है? ध्रुव क्या होता है? देखो ध्रुव क्या होता है। देखो ये कौन सा दर्पण है? बार बार नहीं बताएंगे। अवतल दर्पण है, ध्यान दो, अभी याद रख लो। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, पहचान जाओ। उत्तल दर्पण है सर, ठीक। ये अवतल है, वो उत्तल है, लिख दे रहे हैं। अच्छा एक बार, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब इसके बाद मत लिखवाना, खुद पहचानना। चिकना तल उठा हो तो उत्तल, चिकना तल दबा हो तो अवतल, बस। इसका ठीक बीचों बीच भाग, ठीक बीचों बीच भाग क्या कहलाता है? इसका ठीक बीचों बीच भाग सर कहलाता है पोल। ठीक बीचों बीच भाग क्या कहलाता है? पोल। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बीचों बीच भाग क्या कहलाता है? पोल। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बीचों बीच भाग कहलाता है पोल। गोली दर्पण किसी न किसी गोले से बना होगा। उस गोले का जो सेंटर होता है, उस गोले का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को हम कहते हैं, उस सेंटर को कहते हैं वक्रता केंद्र। दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है? गोली दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण किसी न किसी गोले से काट के बनाया गया होगा ना। जिस गोले से काट के बनाया गया होगा, उस गोले का जो सेंटर होता है वही गोली दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं। तीसरा क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या सर ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? देखो पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। P और C के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। P और C के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। कह सकते हो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ओके। अच्छा अब क्या बचा? अब हो गया सर मुख्य अक्ष। क्या? मुख्य अक्ष मतलब क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से होकर जाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। सर ये कहाँ से आ रही है? पता नहीं, अनंत से जाएगी। कहाँ तक? अनंत तक। तो लेकिन ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहलाती है। कहाँ से आ रही है? अनंत से। जाएगी कहाँ? अनंत तक। लेकिन कहाँ से जाएगी? C और P से होकर जरूर जाएगी। C और P से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इसका मतलब मुख्य अक्ष कहाँ से जा रही है? दर्पण के ठीक मध्य से। क्यों? C भी पूरा सेंटर में है।
सी उस गोले का सेंटर है जिस गोले से काट के दर्पण बना है, पी गोली दर्पण का सेंटर है, जो गोली दर्पण का परावर्तक तल है उसका सेंटर है, एक तरह से मध्य बिंदु है। इसका मतलब ठीक बीचों बीच दर्पण को दो भागों में चीरती हुई जाएगी, अर्थात अगर ये दर्पण लो तो ये होकर जाएगी, अर्थात नीचे भी उतने ऊपर भी उतने, एकदम बीचों बीच जाएगी, लेफ्ट भी उतने राइट भी उतने, ठीक बीचों बीच जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होगी। अगर इस तरह से लेफ्ट राइट अप डाउन ठीक बीचों बीच जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। ठीक, कहाँ से आएगी? अनंत से। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। तो मुख्य अक्ष हो गया। अब एक और बात है अभिलंब, एक 5 नंबर बात क्या लिख दें? अभिलंब। सर क्या होता है? क्या? एक अभिलंब। अभिलंब क्या होता है जी? नॉर्मल। नॉर्मल अभी चर्चा हम किए थे कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से, क्या? वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु को मिला दो, किसी भी बिंदु को मिला दो, तो यह रेखा जो आ रही है इस बिंदु पर अभिलंब होगी, यह रेखा 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 इस बिंदु पर अभिलंब होगी। कहीं से भी सी से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिला दो तो वह रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है, वह रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अर्थात वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है? अभिलंब होती है। ठीक, वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है? अभिलंब होती है। तो अभिलंब तक बातें हो गई हैं। इसके बाद फोकस बिंदु आएगा, फोकस दूरी, फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट अभी हम इसे पूरा आपको इसका लिख दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक, हटा दें? ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम लोग 5 टॉपिक यहाँ पढ़े हैं और 5 डिफिनेशन में लिख दिया हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक, क्या? सबसे पहली हेडिंग क्या है? ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है? ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक तल का केंद्र या मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला काम हो गया। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण जिस भी गोले से काट के बनाया जाएगा उसका जो केंद्र होता है वही गोली दर्पण के लिए क्या काम करता है? वक्रता केंद्र का। अर्थात डिफिनेशन क्या हो जाएगा? गोली दर्पण जिस गोले से काट के बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है? गोली दर्पण जिस गोले से काट के बनाया जाता है उस गोले की एक त्रिज्या होती है। ठीक, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्रुव P से लेकर वक्रता केंद्र C तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अर्थात यह गोले की त्रिज्या के इक्वल ही होती है, लेकिन P और C के बीच की दूरी होती है। ये बात ध्यान देना। वक्रता त्रिज्या कहाँ पाई जाती है? मुख्य अक्ष पे पाई जाती है। ठीक, मुख्य अक्ष पर। ओके, तो मुख्य अक्ष क्या होता है? C और P से होकर जाने वाली सीधी रेखा, C और P से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। C क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। सर कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। जाएगी कहाँ? अनंत तक। सर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसी मुख्य अक्ष पर C और P तक के भाग जो होता है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक टुकड़ा है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये आएगी कहाँ? अनंत से। जाएगी कहाँ? अनंत तक। यह लाइन क्या होती है? मुख्य अक्ष। ठीक बीचों बीच जाती है, दर्पण के ठीक बीचों बीच होकर जाती है मुख्य अक्ष। ठीक, C और P से होकर जाती है। और इसके बाद क्या है? अभिलंब। वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। जैसे यह रेखा जो ये लाइन गई है इस बिंदु पर अभिलंब होगा, यह रेखा इस बिंदु पर अभिलंब होगा, यह रेखा इस बिंदु पर अभिलंब होगा, यह रेखा इस बिंदु पर अभिलंब होगा। यहाँ तक मुख्य अक्ष खुद P पे अभिलंब है। तो कोई भी रेखा जो C से जाएगी वह दर्पण के जिस बिंदु पर मिलेगी उस पर अभिलंब का काम करेगी। ओके, ठीक है, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना नोट्स अच्छे से बना लीजिए, देख लीजिए आप। ठीक है, आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, ठीक है। अब क्वेश्चन तो आज नहीं होमवर्क हम दे पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड पूरा भरा है, और फिर अगली क्लास में फोकस दूरी, फोकस बिंदु ये सब बताएंगे और होमवर्क भी देंगे ज़रूर। ठीक, आज का आपका होमवर्क यही है कि ये जो लेक्चर है इसको आप नोट करिए और याद कर लीजिए, समझ लीजिए इसको। ठीक है, ओके, चलिए, धन्यवाद।